जब भी आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि आनन फानन में पुलिस आपके पास पहुंच जाएगी या साइबर सेल वाले आपके पास पहुंच जाएंगे या फिर आपको कोई सफाई का मौका नहीं दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी इस प्रकार का बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है और जब आप उस साइबर सेल से कांटेक्ट करते हैं तो प्रॉपर्ली साइबर सेल आप अपने प्राइमरी बैंक अकाउंट को कभी न यूज करें, बल्कि इसके लिए एक डेडिकेटेड बैंक अकाउंट अलग से बनाएं और सिर्फ उस बैंक अकाउंट से ही इस प्रकार के ट्रांजैक्शन को किया करें। तो जब आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है तो सबसे पहले आप बैंक जाएं और वहां से सारे डिटेल्स को निकलवाएं कि किस साइबर सेल ने आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज करने का आदेश दिया है। उस साइबर सेल का फोन नंबर या ईमेल एड्रेस उपलब्ध करवा लें। जब आपको उस साइबर सेल का ईमेल एड्रेस मिल जाए तो आप उन्हें ईमेल करें और अपने सारे परिस्थितियों से अवगत कराते हुए अपने बैंक अकाउंट को रिलीज करने की प्रार्थना करें। जब इस प्रकार का ईमेल साइबर सेल को मिलता है तो साइबर सेल वापस आपको एक ईमेल भेजेगा और जो भी ऑब्जेक्शनेबल ट्रांजैक्शन होता है उस ट्रांजैक्शन के संबंध में आपसे क्लैरिफिकेशन मांगता है। इसके अलावा आपका नाम, एड्रेस, आधार कार्ड, पैन कार्ड और उस ट्रांजैक्शन से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं उन सब की डिमांड साइबर सेल आपसे करता है। इसके बाद आपको करना यह है कि जो भी ऑब्जेक्शनेबल ट्रांजैक्शन है उसके संबंध में अपने क्लैरिफिकेशन को देते हुए आप वापस से एक ईमेल उस साइबर सेल को करें। उस ईमेल में अपना नाम, एड्रेस, आधार कार्ड और पैन कार्ड को देना न भूलें। इसके बाद साइबर सेल इंक्वायरी करती है और अगर इंक्वायरी में आप पाक साफ पाए गए तो आपके बैंक अकाउंट को साइबर सेल रिलीज कर देती है। लेकिन इसके अलावा कुछ केसेस में ऐसा भी देखने को आया है कि साइबर सेल जो है वह आपसे ईमेल के थ्रू बात नहीं करता है, बल्कि वह डायरेक्टली आपको अपने ऑफिस में बुलाता है। इस परिस्थिति में आप साइबर सेल के ऑफिस में जा सकते हैं और उस ऑब्जेक्शनेबल ट्रांजैक्शन के संबंध में अपने क्लैरिफिकेशन को उनके सामने रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी प्रकार का शक हो या फिर साइबर सेल के सामने जाने में घबराहट हो रही हो तो इसका एक बेहतरीन उपाय है कि जिस भी शहर का साइबर सेल है वहां पर आप अपने एक अधिवक्ता को नियुक्त करें और अधिवक्ता जो है वह आपके बैंक अकाउंट जो फ्रीज हुआ है उसे संबंधित सारी जानकारी और अगर कोई केस है तो उस केस से रिलेटेड भी सारी जानकारी साइबर सेल से निकाल कर ले आएगा। और फ्यूचर में अगर कोई लीगल रेमेडी आपको अपनाना पड़ा तो इसमें भी अधिवक्ता जो है वह आपकी मदद आराम से कर देगा। लेकिन जो भी परिस्थिति हो, चाहे ईमेल से आप क्लैरिफाई कर रहे हैं या फिर आपको साइबर सेल के सामने जाना पड़ रहा है या फिर कोई आप अधिवक्ता को रख रहे हैं, सबसे पहले एक बात आप याद रखें कि कभी भी इस प्रकार की कोई घटना आपके साथ हो रही है तो अगर आप इस तरह के किसी भी स्कैम या फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं है तो पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि जब भी इस प्रकार का कोई प्रॉब्लम आता है तो अधिकतर व्यक्ति जो हैं वह पैनिक हो जाते हैं और इस पैनिक सिचुएशन में वह जल्द इस प्रॉब्लम का समाधान नहीं निकाल पाते हैं। मैं इस बात को समझ सकता हूं कि अगर किसी मामले में साइबर सेल इन्वॉल्व है, पुलिस इन्वॉल्व है और अगर आपका नाम उसमें घसीटा जा रहा है या उस केस के रिलेटेड आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है तो डेफिनेटली यह एक चिंता की बात है और घबराहट होना भी स्वाभाविक है। मेरे पास जो कुछ केसेस आए हैं उसमें मैंने यह देखा है कि लोग इतने ज्यादा पैनिक हो जाते हैं कि वह इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही सही ढंग से नहीं सोच पाते हैं। इसलिए आप एक बात को समझें कि जब भी आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि आनन फानन में पुलिस आपके पास पहुंच जाएगी या साइबर सेल वाले आपके पास पहुंच जाएंगे या फिर आपको कोई सफाई का मौका नहीं दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी इस प्रकार का बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है और जब आप उस साइबर सेल से कांटेक्ट करते हैं तो प्रॉपर्ली साइबर सेल आपको एक वक्त देता है, एक समय देता है कि आप उस ऑब्जेक्शनेबल ट्रांजैक्शन को क्लैरिफाई कर पाएं। इसके अलावा साइबर सेल को भी इन्वेस्टिगेशन में अच्छा खासा समय लग जाता है और इन्वेस्टिगेशन खत्म करके प्रॉपर्ली सभी चीजों को जांच करके ही वह कोई एक्शन लेते हैं। तो इसलिए बैंक अकाउंट कभी भी फ्रीज हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि आनन फानन में कोई एक्शन आपके ऊपर ले लिया जाएगा। आप प्रॉपर्ली शांत दिमाग से पहले बैंक जाएं, वहां से डिटेल्स निकलवाएं, उसके बाद जिस भी पुलिस या साइबर सेल की तरफ से आपके बैंक अकाउंट को ब्लॉक किया गया है
उनसे संपर्क करें या फिर कोई अधिवक्ता नियुक्त करके उनसे संपर्क करें। अगर ईमेल है तो सबसे अच्छी बात है, आप ईमेल से उनसे संपर्क कर लें और फिर उनके द्वारा जो भी इंक्वायरी की जाए उस इंक्वायरी का समुचित जवाब जो है वह उस सेल के सामने आप सबमिट कर दें। अगर इसके बावजूद साइबर सेल आपका बैंक अकाउंट रिलीज नहीं कर रहा है, तब इस बात की आवश्यकता होती है कि आप किसी लीगल रेमेडी को अपनाएं। और इसका लीगल रेमेडी यही है कि अगर एफआईआर हुआ है, उस एफआईआर से संबंधित अकाउंट सारे ब्लॉक किए गए हैं, तो फिर वह एफआईआर जो है जिस भी संबंधित कोर्ट में है उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर आप अपने अकाउंट को रिलीज कराने के लिए एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और सुनवाई के बाद मेरिट पर आपके बैंक अकाउंट को कोर्ट के द्वारा रिलीज किया जा सकता है। अगर कोई एफआईआर नहीं है या फिर एफआईआर में आपका नाम नहीं है या आपका बैंक अकाउंट नंबर भी नहीं है, इसके बावजूद साइबर सेल ने किसी इलीगल तरीके से अगर आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर रखा है, तो इस परिस्थिति में आप डायरेक्टली उस स्टेट के हाई कोर्ट में भी जाकर अपने बैंक अकाउंट को रिलीज करवाने की प्रार्थना कर सकते हैं। तो यह डिपेंड करता है केस टू केस कि आपका मामला जो है वह साइबर सेल में ही सॉल्व हो जाएगा या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ सकता है या फिर हाई कोर्ट भी आपको रिलीफ पाने के लिए जाना पड़ सकता है। बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे देखे हैं जो साइबर सेल के लेवल पे ही सॉल्व हो जा रही है, इसके लिए आपको कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब सवाल उठता है कि इस मामले से संबंधित वह क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जिसे एक P2P ट्रेडर्स को अपनाना चाहिए। तो इस संबंध में मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं और लिंक्डइन पर भी बहुत सारे ऐसे लोगों से बात किया है जो इस ट्रेड से रिलेटेड हैं और सभी का लगभग एक मत है कि जब भी हम क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड खरीद बिक्री करें तो इसके लिए हम कोई ट्रस्टेड मार्केट प्लेस का चुनाव करें। फॉर एग्जाम्पल बिनेंस। अधिकतर ट्रेडर्स का यह मानना था कि बिनेंस जो है वह एक ट्रस्टेड मार्केट प्लेस है और वहां पर क्रिप्टो करेंसी की खरीद बिक्री आप कर सकते हो। इसके अलावा उन लोगों का कहना था कि ट्रस्टेड मार्केट प्लेस तो होना ही चाहिए, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ आप ट्रेड कर रहे हो वह भी एक वेरीफाइड ट्रेडर होना चाहिए। अगर वह एक वेरीफाइड ट्रेडर नहीं है तो फिर उससे किसी भी प्रकार का डीलिंग न करें, क्योंकि फिर आप किसी भी स्कैम का शिकार बहुत ही आसानी के साथ हो सकते हो। और फाइनली इन लोगों का कहना था, जो कि मेरा भी मत है, कि जब भी आप P2P ट्रेडिंग करें या आज के समय में तो मेरा कहना है कि जब भी आप किसी भी प्रकार का कोई ऑनलाइन बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हो, इसके लिए आप अपने प्राइमरी बैंक अकाउंट को कभी न यूज करें, बल्कि इसके लिए एक डेडिकेटेड बैंक अकाउंट अलग से बनाएं और सिर्फ उस बैंक अकाउंट से ही इस प्रकार के ट्रांजैक्शन को किया करें। प्राइमरी बैंक अकाउंट से मेरा मतलब हुआ आपका सैलरी अकाउंट, आपके घर का अकाउंट। अगर आपका सैलरी अकाउंट है जिसपे कि रेगुलरली आपकी सैलरी आती है, अगर उससे आप ट्रेड करते हैं और अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो डेफिनेटली आपको भारी समस्याओं का सामना करना पड़ जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोई बैंक अकाउंट है जो कि आपका मेन अकाउंट है, फैमिली अकाउंट है, उस अकाउंट में आप अपने सेविंग्स रखते हो, उसके द्वारा आपने बहुत सारे फिक्स डिपॉजिट तक करवा रखे हैं, अगर इस प्रकार के अकाउंट से भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो बैंक अकाउंट फ्रीज होने की स्थिति में आप भारी मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसलिए P2P ट्रेडिंग करना है या किसी भी प्रकार का ऑनलाइन बिजनेस ट्रांजैक्शन करना है तो इसके लिए एक डेडिकेटेड अलग से बैंक अकाउंट आप बना लें और उसी बैंक अकाउंट से आप P2P ट्रेडिंग या फिर कोई भी अदर ऑनलाइन बिजनेस ट्रांजैक्शन करें। ध्यान यह रखें कि जब भी इस प्रकार का कोई डेडिकेटेड बैंक अकाउंट आप बना रहे हो तो उस बैंक अकाउंट में जब भी पैसा आ रहा है तो उस पैसे को आप ऑनलाइन फिर अपने किसी भी प्राइमरी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर न करें, क्योंकि कल को अगर किसी भी प्रकार से आप इस तरह के स्कैम में फंस जाते हो और अगर आपके बैंक अकाउंट फ्रीज होने की स्थिति में आ जाती है तो आपका जो डेडिकेटेड बैंक अकाउंट होगा वह तो फ्रीज होगा ही होगा। इसके अलावा इस बात की भी संभावना बढ़ जाती है कि चूंकि आपके उस डेडिकेटेड बैंक अकाउंट से आपके प्राइमरी बैंक अकाउंट में भी पैसा गया है तो हो सकता है कि साइबर सेल जो है आपका प्राइमरी बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर दे। ऐसा बहुत सारे केसेस में देखने और सुनने को मिला है। तो जो भी मेरा यह वीडियो देख रहे हैं, एक बात तो गांठ बांध लें
कि आगे से अगर आपको P2P ट्रेडिंग करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर किसी भी प्रकार का ऑनलाइन बिजनेस ट्रांजैक्शन करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड बैंक अकाउंट बना लीजिए। कभी भी अपने प्राइमरी बैंक अकाउंट को इन ट्रेडिंग्स के लिए इस्तेमाल न करें। मेरा एक सुझाव यह भी रहेगा कि जब भी इन डेडिकेटेड बैंक अकाउंट्स में एक मोटा रकम जमा हो जाए तो आप इन रकम को कैश से निकाल लिया करें, ताकि अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होने की स्थिति में आ जाता है तो आपका प्राइमरी अकाउंट भी सुरक्षित रहेगा और जो कैश आपने निकाला है वह पैसा भी आपके पास सुरक्षित रह जाएगा। अब आप में से बहुत सारे लोग यह सोच रहे होंगे कि यह कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है, तो डेफिनेटली यह कोई परमानेंट सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का नहीं है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, जिस प्रकार से P2P ट्रेडिंग में या फिर अदर ऑनलाइन बिजनेस ट्रांजैक्शन में लोग फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं और साइबर सेल जो है वह अंधाधुंध लोगों के बैंक अकाउंट को फ्रीज किए जा रहा है, तो इस परिस्थिति में फिलहाल के लिए जब तक कोई सॉलिड सॉल्यूशन इस मसले का न निकल जाए, हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम इस मामले में प्रिकॉशन लें और कम से कम अपने बैंक अकाउंट को, जिससे कि हम ऑनलाइन बिजनेस ट्रांजैक्शन कर सकें, उस बैंक अकाउंट को अपने दूसरे बैंक अकाउंट से अलग रखें। तो आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।